नमस्कार, मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। आज खर्चा पानी में हम बात करेंगे बैंकों की ऐसी कमाई की जो कई तरह के चार्जेस लगाकर आपसे वसूली जा रही है। आज जानेंगे कि देश के सरकारी और प्राइवेट बैंक्स मिनिमम बैलेंस, एटीएम चार्जेस, पेनल्टी और सर्विस चार्ज के जरिए कैसे आपकी जेब काट रहे हैं। इसके अलावा एक्सपर्ट से ये भी जानेंगे कि क्या बैंकों की इस मनमानी पर रोक लगाई जा सकती है या नहीं। इन सब पर तफसील से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की आर्थिक सुर्खियों पर। Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. पहली सुर्खी पेटीएम के शेयरों में आई बम्पर तेजी से जुड़ी है। खराब वित्तीय नतीजों के बावजूद सोमवार 23 मई को पेटीएम का शेयर करीब 8% उछल गया है और कारोबार के अंत में कंपनी का शेयर 618 रुपए पर बंद हुआ है। पेटीएम के शेयरों में आज कारोबार की शुरुआत से ही भारी उछाल देखने को मिल रहा था, जो कि आज शेयर बाजार बंद होने तक जारी रहा। निवेश बैंक गोल्डमैन सैक्स ने 1070 रुपए प्रति शेयर के टारगेट के साथ पेटीएम के लिए बाय की रेटिंग दी है। गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक कंपनी की वित्तीय सेवाओं और क्लाउड कारोबार में अच्छी ग्रोथ रही है। दूसरी सुर्खी बिग बुल राकेश झुनझुनवाला से जुड़ी है। राकेश झुनझुनवाला की आकाशा एयरलाइंस जल्दी उड़ान भरेगी। कंपनी ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। शेयर बाजार के माहिर खिलाड़ी राकेश झुनझुनवाला ने अपनी एयरलाइंस के पहले विमान की तस्वीर ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट के जरिए बताया कि जुलाई तक कंपनी के विमान उड़ान भरने लगेंगे। एयरलाइन को कमर्शियल फ्लाइट शुरू करने के लिए अगस्त 2021 में भारत सरकार से पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। सुर्खियों के बाद अब लौटते हैं आज के मेन टॉपिक। देश के सरकारी और प्राइवेट बैंकों को आपको कर्ज बांटकर कमाई तो वो कर रहे हैं, लेकिन अब इन बैंकों ने आपकी जेब पर सेंध लगाने के लिए नए नए तरीके अख्तियार कर लिए हैं। ये बैंक्स ऐसे ऐसे चार्ज लगाकर आपसे कमाई कर रहे हैं कि अच्छों का माथा ठन जाए। ये बैंक मिनिमम बैलेंस, एटीएम चार्ज और पेनल्टी के जरिए मोटी कमाई कर रहे हैं। इन बैंकों की कमाई किस कदर बढ़ रही है, इसे एक ट्रेलर के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। 22 मई को जारी पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी ने वित्त वर्ष 2021-22 में एटीएम ट्रांजैक्शन चार्ज से करीब, ध्यान दीजिएगा, 646 करोड़ रुपए की कमाई की। ये रकम बैंक ने मिनिमम बैलेंस मेंटेन ना करने, तय लिमिट से ज्यादा बार एटीएम से पैसा निकालने और दूसरे चार्ज लगाकर वसूली है। वित्त वर्ष 2021-22 में इस सरकारी बैंक का एकल शुद्ध लाभ 3,456.96 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। वित्त वर्ष 2020-21 में पीएनबी को 2,021 करोड़ 62 लाख रुपए का लाभ हुआ था। एक्सपर्ट की क्या राय है इस बारे में, आपको भी बता दें। देखिए, आप करंट अकाउंट वाले से कमा रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि वो बिजनेस अकाउंट है। पर जब आप किसी इंडिविजुअल से कमा रहे हैं जिसका छोटा मोटा बैलेंस रहता है अकाउंट में, और ये ज्यादा जब चुभ रहे हैं जब सरकार ने करीब 40 करोड़ लोगों का जन धन स्कीम के अंदर लोगों का जीरो बैलेंस अकाउंट खोला है, तो उसके अलावा जो अकाउंट्स हैं उसमें जो है ये बैंक पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। बल्कि कई जगह तो ये भी शिकायत मिली कि जन धन अकाउंट्स पे भी चार्जेस लगाए गए हैं। बाद में अकाउंट खुलने के बाद जब अकाउंट थोड़ा पुराना हो गया तो उसमें चार्जेस लगने शुरू हो गए। तो मैं समझ रहा हूं कि लोगों की इसके लिए दो कारण है। पहला तो बैंक के घटते हुए मुनाफे हैं कि बैंक चाह रहा है कि हम अपना प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कर सकें, और उनकी जो मेन स्ट्रीम कमाई हमें समझना चाहिए बैंक की होती है कि बैंक को इंटरेस्ट आता है जो उसने लोन्स दिए होते हैं, जिसको हम बैंक के एसेट्स कहते हैं। वहां से पीछे कमाई कुछ गिरी है, एनपीएस में कमी आई, लोन देने में भी बहुत सिलेक्टिव हो गए थे बैंक, तो उसकी वजह से उन्होंने ये ऑल्टरनेट मींस ढूंढा अपने प्रॉफिट को इंप्रूव करने के लिए, अपनी बॉटम लाइंस को इंप्रूव करने के लिए। उन्होंने एक विकल्प ढूंढ लिया कि ये उल्टे सीधे चार्जेस जो हैं ये ग्राहकों पर लगाए जाएं। दूसरा, मैं इसके लिए कुछ हद तक जो हम बैंक होल्डर्स होते हैं, हमारी जो इग्नोरेंस होती है, जिसको हम गैर जानकारी कहते हैं, वो भी इसके लिए जिम्मेवार है। क्योंकि अगर आप बैंक अकाउंट खुलवाते टाइम आपको नॉर्मली निजी बैंकों के साथ खासकर एक बुकलेट दी जाती है, एक आपको टर्म्स एंड कंडीशन साइन करा जाते हैं, उसमें जो फाइन प्रिंट होता है, जो बारीक से लिखा होता है, तो अंग्रेजी में कहावत होती है डेविल लाइज इन फाइन प्रिंट, से पढ़ना चाहिए। क्योंकि आप बैंक के पास जब शिकायत लेके जाएंगे तो बैंक कहेगा साहब आपको तो हमने पहले ही बता दिया था, जब आपने अकाउंट खोला था आपने तो साइन किए हुए हैं। तो बैंक आपसे साइन भी करा लेते हैं, आपको एक मैंडेट साइन कराते हैं जिसमें बैंक के सारे चार्जेस लिखे होते हैं। और ऐसा देखा गया है, मेरा ऐसा तजुर्बा है कि 99% लोग उसमें जो डिटेल्स लिखी होती है उसको नहीं पढ़ते हैं, और नहीं पढ़ते हैं। बाद में जब चार्जेस लगते हैं तो आप तो साइन कर चुके होते हैं, आप तो अपना मैंडेट दे चुके होते हैं। तो इस बात का बैंक फायदा उठाते हैं। तो मुझे लग रहा है एक तरफ बैंकों को ये जो लालच है छोटे छोटे चार्जेस लगा के, जो कि बहुत बड़े बन जाते हैं, ये छोड़ना चाहिए। दूसरा, ग्राहकों को भी जागरूक होकर
उसकी फाइनल डिटेल्स को पढ़ना चाहिए और जहां पर आपको ऑब्जेक्शन है वो आपको उसी समय उस पर एतराज करना चाहिए। पीएनबी इकलौता बैंक नहीं है जिसने इन तरीकों से आपकी जेब पर डाका डाला। देश के लगभग सभी बैंक्स ने इस तरह के चार्ज लगाकर करोड़ों की कमाई की है। बिजनेस समाचार पत्र फाइनेंशियल एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक वित्त वर्ष 2015 से वित्त वर्ष 2018 के बीच देश के 18 सरकारी बैंकों ने बचत खाता धारकों के खाते से इसी तरह के चार्ज लगाकर 10,000 करोड़ रुपए पेनल्टी के रूप में कमाए, जबकि निजी क्षेत्र के 4 बड़े बैंकों ने भी इसी तरह के अंधाधुंध चार्जेस लगाकर इस दौरान 3,567 करोड़ रुपए की कमाई की। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक बैंक में 10,000 रुपए तक मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी है। इसी तरह से एसबीआई, पीएनबी में सेविंग अकाउंट्स पर 2,000 से 3,000 रुपए मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी है। दरअसल अभी बैंक्स ग्राहकों को अपने एटीएम से सिर्फ महीने में 5 बार मुफ्त पैसे की निकासी की इजाजत देते हैं। मुफ्त निकासी की सीमा खत्म होने के बाद पैसे निकालने पर बैंक 20 रुपया चार्ज करते रहे हैं, लेकिन इसी साल जनवरी से ये शुल्क 21 रुपए और जीएसटी भी अगर हम जोड़ दें तो 18% जीएसटी के हिसाब से 3 रुपए 78 पैसे और चुकाने पड़ रहे हैं। यानी लिमिट से ज्यादा बार एटीएम से पैसा निकालने पर जेब पर हर बार 25 रुपए की चपत लगती है। इसी तरह से आपने मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं किया तो हर महीने 150 रुपए प्लस जीएसटी देना होगा। अगर आपका खाता जीरो बैलेंस सैलरी अकाउंट है या जनधन खाता है तो ये शुल्क नहीं लगता। इतना ही नहीं, कई बैंक बैलेंस चेक करने से लेकर मिनी स्टेटमेंट या पिन बदलने के लिए ब्रांच जाने पर चार्ज वसूल कर रहे हैं। एसबीआई 51 रुपए, पीएनबी 50 रुपए, आईसीआईसीआई बैंक 25 रुपए और एचडीएफसी बैंक 59 रुपए पिन जनरेट करने के लिए चार्ज कर रहा है। हद तो ये है कि जब आप पिन रीजनरेट करते हैं उस समय बैंक आपको चार्ज का अलर्ट नहीं देते हैं। बैंक बाद में इसे आपके अकाउंट से काट लेते हैं। हालांकि एटीएम चार्जेस बढ़ने की वजह है कि पिछले साल बढ़ाई गई एटीएम इंटरचेंज फीस बताई जा रही है। एटीएम इंटरचेंज के जरिए बैंक एक दूसरे को अपना एटीएम इस्तेमाल करने की अनुमति देते हैं। मान लीजिए आपके पास एसबीआई बैंक का डेबिट कार्ड है और आपने एचडीएफसी से पैसा निकाला तो एसबीआई को एचडीएफसी बैंक को इंटरचेंज फीस देनी पड़ती है। ये फीस बैंक अपने ग्राहकों से वसूलते हैं। फिलहाल वित्तीय लेन देन पर 17 रुपए इंटरचेंज फीस लगती है। आइए एक्सपर्ट की राय इस पर सुनते हैं। बैंक की मुख्य कमाई तो ब्याज से होती है। आपको ब्याज देता है अगर सीधी भाषा में कहूं, और लोन देने वालों से ब्याज लेता है। लोन जिनको देता है उनसे ब्याज लेता है। पर इसके अलावा क्योंकि इसमें बहुत कमी आई, बैंक घाटे में जाते देखे गए, खासकर जो नेशनलाइज्ड बैंक थे और कुछ प्राइवेट बैंक जिन्होंने कि इसको बिजनेस की तरह से शुरू किया, तो बहुत सारी चीजों पे चार्जेस लगाए जाते हैं। आपको हैरानी होगी, आप बैंक ब्रांच विजिट करिए, कुछ बैंक उस पर चार्जेस लगा देते हैं, मनी ट्रांसफर पे चार्जेस लग जाते हैं, कुछ बैंक डेबिट क्रेडिट चार्जेस पे लगा देते हैं, कुछ एटीएम यूसेज, आपको पता है 5 से ज्यादा बार अगर आप एटीएम यूज करते हैं वहां चार्ज लग जाता है। कुछ बैंक आपको जो एसएमएस आता है आपके पास, जो आप समझते हैं कि बहुत सहूलियत है, उसके भी चार्जेस लगा देते हैं। बैंक स्टेटमेंट भेजने के आजकल अगर कागज फॉर्म में आप मंगवा रहे हैं उसके चार्जेस लग जाते हैं। एडिशनल चेकबुक आपको चाहिए उसके चार्जेस लग जाते हैं। आप चेक का स्टॉप पेमेंट कराते हैं उसके चार्जेस लग जाना चाहिए। और आप अगर मान लीजिए कोई बैंकिंग इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं स्पेशल, जिसमें आप ये बताना चाह रहे हैं कि इस चेक को पास किया जाए, इस चेक को ना पास किया जाए, उसके चार्जेस लगा दिए जाते हैं। डेबिट कार्ड के चार्जेस लगा दिए जाते हैं। और एक चार्जेस जिससे बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, जो मैं यहाँ जरूर जिक्र करना चाहूंगा, वो है क्रेडिट कार्ड से संबंधित। क्योंकि क्रेडिट कार्ड में 2 तरीके के चार्जेस लगते हैं। एक तो आपको ब्याज देना पड़ता है अगर आप डेट को मिस कर देते हैं, दूसरा आपके ऊपर फाइनेंस चार्जेस के अलावा आपके ऊपर एक क्रेडिट चार्ज भी लगता है, तो और उसके ऊपर जीएसटी भी लगता है। तो मुझे लग रहा है वो बहुत हैवी होता है। तो लोगों को क्रेडिट कार्ड यूज करते टाइम बहुत ख्याल रखना चाहिए। अगर आप डेट को जंप करना चाहते हैं, ये पता कर लीजिए कि किस रेट से, किस ब्याज से आपको वो क्रेडिट दिया जा रहा है। अगर वो ब्याज बहुत ज्यादा नॉर्मली वो देखा गया ब्याज आते हैं, उसके अलावा चार्जेस, तो मुझे लग रहा है यहाँ भी सुना कि ब्रांच विजिट करने के उसने चार्जेस लगा रखे, मतलब ग्राहक 2-3 बार महीने में ब्रांच में गया तो उसने उसके भी चार्जेस लगा रखे थे। तो मुझे लग रहा है कि बैंकों की मनमानी को रिजर्व बैंक को भी रोकना चाहिए। दूसरी तरफ ग्राहक को जागरूक रहना चाहिए। तीसरी तरफ आपको अपने बैंक को सिलेक्ट करने में अपने ऑपरेशंस के हिसाब से, मान लीजिए आपका महीने में एक ट्रांजैक्शन होता है तो आपको बैंक उसी हिसाब से चूज करना चाहिए। और एक जो चार्जेस सबसे कॉमन जो देखे जाते हैं, जो कि मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग देखे जाते हैं, वो है मिनिमम बैलेंस चार्ज। कि बैंक चाहता है कि आप महीने में कम से कम 10,000 रुपए का एवरेज बैलेंस रखें। आपका बैलेंस, आप सैलरी से कमाते हैं, आपका बैलेंस नीचे चला गया तो उस पर चार्जेस लगा देते हैं। और वो अच्छे खासे होते हैं, 200, 300, 500, 700, 1000, 1500 तक ये चार्जेस चले जाते हैं।
सरकारी और प्राइवेट बैंक्स की मनमानी को लेकर देश में हर साल शिकायतों का अंबार लगा रहता है। आरबीआई की 2020-21 के लिए जारी लोकपाल योजनाओं की सालाना रिपोर्ट के अनुसार साल दर साल शिकायतें बढ़ती रही हैं। वार्षिक आधार पर इन शिकायतों में करीब 22 की वृद्धि हुई है। इस अवधि के दौरान 3 लाख से ऊपर शिकायतें आई हैं। इनमें बैंकिंग लोकपाल योजना के तहत 90% यानी कुल 2,73,204 शिकायतें मिली। बैंकिंग लोकपाल योजना के तहत ज्यादातर शिकायतें एटीएम में डेबिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड से जुड़ी थी। आइए सुनते हैं इस बारे में एक्सपर्ट की क्या राय है। देखिए, अगर ग्राहक इन चार्जेस से बचना चाहते हैं या इन चार्जेस को कम से कम करना चाहते हैं, तो पहली बात तो ये कि ग्राहक की जागरूकता बहुत जरूरी है कि ग्राहक को जागरूक रहना चाहिए, आपको अलर्ट रहना चाहिए। और मैंने देखा है कि जब स्टेटमेंट्स आती हैं लोगों की, बैंक स्टेटमेंट ऑनलाइन आती है या ऑफलाइन आती है या पासबुक है, उसमें जो छोटे छोटे चार्जेस होते हैं, मैंने देखा ग्राहक उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, कहीं पर अगर डेबिट हुए दिखेंगे आपके अकाउंट में तो आप उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। मुझे लगता है उस पर ध्यान देना चाहिए और बैंक से पूछना चाहिए, क्योंकि कई बार आपकी जागरूकता, आपका एक्शन आपको उन चार्जेस से बचा सकता है। दूसरा, मैं ये भी सलाह दूंगा कि आजकल बैंकिंग सेक्टर में कंपटीशन इतना है, खासकर नेशनलाइज्ड बैंक्स और प्राइवेट बैंक। एक तो नॉर्मल प्राइवेट बैंक है, एक आजकल स्मॉल फाइनेंस बैंक खुले हुए हैं। तो इतना कंपटीशन आपस में है कि एक बैंक दूसरे बैंक के ग्राहकों को चाहता है कि हम इसके ग्राहक ले ले, ज्यादा से ज्यादा ग्राहक हम बनाए। खासकर जो नए बैंक्स आते हैं बहुत एग्रेसिव मार्केटिंग करते हैं। तो मुझे लग रहा है जब ग्राहक के पास इतनी चॉइस है तो ग्राहक को चाहिए कि वो बजाय इसके कि पहला बैंक जो उसको दिखे वहीं अकाउंट खुलवा दे। जिस तरह आप कपड़ा खरीदने जाते हैं, जूता खरीदने जाते हैं, तो आप 2-3 जगह देख के खरीदते हैं। मुझे लग रहा है ग्राहकों को भी ये चॉइस एक्सरसाइज कर और 2-3 बैंकों के विकल्प रखकर, उनसे बात करके, उनके टर्म्स एंड कंडीशन समझ के, क्या उनके इंटरेस्ट रेट्स हैं, किस किस चीज के चार्जेस है, किस किस प्रकार के चार्जेस है, कितने कितने चार्जेस है, इन सब बातों को और अपना बैंक ऑपरेट करने का जो स्टाइल है उसको ध्यान में रखते हुए बैंक का सिलेक्शन करना चाहिए। आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको बैंक चार्जेस, मैं ये तो नहीं कहता कि जीरो हो जाएंगे, पर जो आपके पास आलतू फालतू के लगने वाले चार्जेस हैं वो काफी हद तक मिनिमाइज किए जा सकते हैं। और आप हर चार्ज पे नजर रखिए, आप उसको नजरअंदाज मत करिए, क्योंकि आप नजरअंदाज करेंगे तो वो चार्जेस निरंतर आपको देखने को मिलेंगे। आप एतराज करेंगे, अपने रिलेशनशिप मैनेजर से मिलिए, बैंक मैनेजर से मिलिए, उसको बताइए कि किस चीज, उससे पूछिए। 2 परिस्थिति निकल के आती है अगर आपके अकाउंट में चार्जेस लग गए हैं। एक परिस्थिति वो है कि आपने जब अकाउंट खुलवाया था और आपने जो मैंडेट साइन करा उसमें फाइन प्रिंट में उन चार्जेस के बारे में पहले से ही डिस्क्लेमर दिया हुआ है, तो ऐसे में तो आप कुछ ज्यादा नहीं कर पाएंगे। और अगर बैंक आपको गैर जायज तरीके से बिना पहले से अग्री किए गए चार्जेस को लगाता है तो ऐसे केस में आपके पास, जी हाँ, बिल्कुल विकल्प है। पहला विकल्प है कि आप उसी बैंक के मैनेजर या उसी बैंक के रीजनल या जोनल ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं। अगर वहां आपका निस्तारण हो जाता है बहुत अच्छी बात है, पर अगर नहीं होता, वो बैंक जिद करता है और वो बैंक मनमानी करने की कोशिश कर रहा है, तो आप रिजर्व बैंक की इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम है, RIOS उसको कहते हैं, रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम, उस पर जाइए इंटरनेट पे, वहां पर एक कंप्लेंट फॉर्म है, आप अपनी कंप्लेंट, अपना नाम भरिए, बैंक का नाम भरिए, अकाउंट नंबर भरिए और जो आपकी कंप्लेंट है उसके बारे में आप लिखिए। वो आरबीआई के पास सबमिट हो जाएगी। आरबीआई की पूरी टीम है जो कि बैंकों के साथ कोऑर्डिनेट करके आपकी शिकायत का निवारण कर सकती है। और अगर वो गैर जायज तरीके से लगाए गए होंगे तो आरबीआई, आपको पता है, बैंकर्स बैंक है, आरबीआई बैंकों का मॉनिटर है, तो ऐसे हालात में आरबीआई को ये राइट दी गई है कि वो बैंकों को ये निर्देश दे कि ये चार्जेस को रिवर्स किया जाए। और पीछे सुनने में भी आया, देखने में भी आया कि बहुत सारे चार्जेस जो बैंकों ने गैर जायज तरीके से लगाए थे, बहुत केसेस में उनको वापस किया गया, वापस अकाउंट होल्डर के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया। तो ये था आज का खर्चा पानी जो आपके लिए लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए दी लाल लंडा। शुक्रिया।